जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं F8 चैप्टर नंबर 5 इंटरनल कंट्रोल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको समझना आना चाहिए कि यार हम इसको किस तरह लेके चल रहे हैं और हमें इसको क्या करना है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं यहाँ पे आज। याद रखिएगा और आई होप आप समझ जाएंगे कि कैसे इसको करना है। खैर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और लेके चलते हैं टॉपिक को। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर्स को क्यों कितना होता है, वो लोग क्यों पसंद करते हैं, वो इतने इंटरेस्टेड क्यों होते हैं इंटरनल कंट्रोल में? क्योंकि कंट्रोल्स अगर अच्छे हैं, एक सेकंड में इसको रीअसेस कर लें। जी हाँ, परफेक्ट। क्योंकि अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं, मतलब कंट्रोल्स अगर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? तो आप एश्योरेंस दे सकते हैं कि यार हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली करेक्ट हैं। वो कैसे? सब्सटेंटिव टेस्टिंग रिड्यूस कर सकते हैं आप सब्सटेंटिव टेस्ट लेस कर देंगे और TOC ज़्यादा कर देंगे। TOCs आप ज़्यादा कर लेंगे। ठीक हो गया? ऐसे ही परफेक्ट। और इसके मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी का पता चल जाता है कि यार मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है और मैनेजमेंट ने सही सब कुछ असेस किया। गुड, फेयर फेयर इनफ। और आगे आ जाते हैं। आप बात करते हो कि व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? 5 इसके अंदर चीज़ होती हैं। P1 में हम देख रहे थे, इसको 5 चीज़ें आपने जो रीअसेस करनी होती हैं वो ये हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कंट्रोल प्रोसीजर्स, इसके अंदर आपका एक निमोनिक है, वो आपको याद रखना होगा। रिस्क असेसमेंट, सिर्फ सिंपल चीज़ है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी ऐसा कुछ नहीं। और इफेक्टिव मॉनिटरिंग। तो मेन चीज़ें क्या हैं? पहली 2 चीज़ें मेन है। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, आपके मैनेजर भी वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। आपकी कंपनी के अंदर आप एक एम्प्लॉई हो, ऐसा समझ लो, आप अकाउंटेंट हो। अब आप जो अकाउंटेंट हो इस कंपनी के अंदर, तो आपकी कंपनी के जो फाइनेंस मैनेजर है या फिर फाइनेंशियल डायरेक्टर है, वो भी वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, या फिर उसके पास उसके कोई न्यू रूल्स हैं। अगर आपको कार्ड स्वाइप करके एंटर होना पड़ता है ऑफिस में, और अगर वो स्वाइप करके एंटर नहीं हो रहा, इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन है, वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। और अगर वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो आई आई डोंट थिंक कि वो इतने इफेक्टिव रूल्स रहेंगे, क्योंकि हर बंदा कहेगा यार वो अगर फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। तो स्टाफ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ता है। अगर आपने उनको सही रखा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का क्या मतलब होता है कि आप उनको हर बंदे को अलग अलग ड्यूटी दो। अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाते हो, तो अगर सारे के सारे कंट्रोल्स एक ही बंदे के हाथ में, तो फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है। मगर फ्रॉड होने के चांसेस कम कैसे हैं? कि अगर आप एक बंदे को कहते हो भाई आप कैश कलेक्ट करोगे, एक बंदा रिकॉर्ड करेगा और तीसरा बंदा जाके कैश जो है वो बैंक में जमा कराएगा या कुछ भी करेगा। तो इस तरीके से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होती हैं, और इस तरह आपके कंट्रोल प्रोसीजर्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कंट्रोल इन्वायरमेंट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन्वायरमेंट है इस वजह से वो काफ़ी ब्रॉडर वाइडर एस्पेक्ट में हमने उसकी बात करनी है। ठीक, कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? जी, टार कैप, कंपैरिजन, ऑथराइजेशन, रिकन्सिलिएशन, कंप्यूटर कंट्रोल, अर्थमेटिकल कंट्रोल एंड फिजिकल कंट्रोल। एज सच एग्जाम में डायरेक्टली वो आपसे कुछ इस तरह की बात पूछ नहीं सकता, मगर अगर आपको पता चल जाए, समझ आ जाए कि यार उसने इस बारे में पूछा, तो आप उसको बता सकते हो। कंपैरिजन, आपको पता आप किस चीज़ का कंपैरिजन करते हो, वो 2 चीज़ों का कंपैरिजन। इस साल का ईयर एंड डाटा और पिछले साल का ईयर एंड डाटा आप उससे कंपेयर कर लिया। ऑथराइजेशन, आप सबसे प्रॉपर ऑथराइजेशन ले रहे हो। रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, आप रिकनसाइल सारा कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे। कंप्यूटर कंट्रोल्स के पासवर्ड प्रॉपर लगे या नहीं लगे। अर्थमेटिकल कंट्रोल्स की यार आपने चेक कर लिया, प्लस माइनस मिस्टेक तो कोई नहीं होगी, कि मल्टीप्लाई कर रहे थे प्लस माइनस कर रहे थे, कोई मिस्टेक ऐसी तो नहीं होगी। फिजिकल कंट्रोल के अंदर क्या बात आ जाती है कि सिक्योरिटी इशूज़ और ये सब कुछ क्लियर है या नहीं। रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट आ रहा है रिस्क असेसमेंट। उसने कहा था कि आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को असेस करते हो।
इसने कहा द रॉन्ग कंट्रोल प्रोसीजर्स विल बी पुट इन प्लेस एंड सो द सिस्टम कंट्रोल सिस्टम विल फेल। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन सा रिस्क ज़्यादा है, तब तक आप प्रॉपर रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या ज़्यादा रिस्क है, मतलब एज अ पर्सन लिविंग इन सऊदी अरेबिया या फिर किसी भी और कंट्री में, अगर एक बंदा सऊदी अरेबिया में रह रहा है उसको क्या रिस्क है? हाँ, वो अगर ड्रग्स वगैरह बेच रहा है उसको वो रिस्क है। यूके में अगर एक बंदा रह रहा है उसको क्या रिस्क होगा? हाँ, उसको यहाँ पे आजकल सर्दियों की पड़ी होगी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सर्दी है, बर्फ़बारी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो इस वजह से रिस्क असेसमेंट उस प्रॉपरली उस टाइम के मुताबिक होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें आप बात करते हो यू कैन ओनली नो if controls are effective if you have accurate accounting being produced. Inaccurate information may be hiding problems. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपसे क्या करें कि इफेक्टिव कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव हैं आपके, वही इंटरनल कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव हैं तो इन्फॉर्मेशन भी अच्छी रहेगी। अगर वो कंट्रोल इफेक्टिव नहीं, इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं आएगी। मॉनिटरिंग की बात है कि आपने मॉनिटर करना है। कंपनी शुड, यहाँ पे उसने ये बात बड़ी क्लियरली लिखी है, कंपनी शुड मॉनिटर एंड देयर कंट्रोल्स, सिंपल एज दैट। ठीक हो गया? और ये सब्सटेंटिव टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसको अगर मैं एक स्टार बना दूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 3 स्टार बना देता हूँ मैं क्योंकि काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है और आपको याद रहना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंटिव टेस्ट क्या होते हैं? थॉरली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेस्ट करना है, थॉरली आपने देखना है कि फिगर्स एंड वर्ड्स आर करेक्ट। तो आपने मतलब इसको इतने प्रॉपर देखना है कि आपको वर्ड्स भी आपने देखने हैं और ये भी देखना है कि फिगर्स जो सी हैं और जो वर्ड्स आप यूज़ किए हुए हैं वो करेक्ट है या नहीं। TOCs के जब सिस्टम पहले से अंडरलाइन हुआ है, सिस्टम दैट प्रोड्यूस्ड एंड प्रोटेक्ट, सिस्टम्स दैट प्रोड्यूस एंड प्रोटेक्ट, क्या मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे कंट्रोल जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लगते हैं कि उनको लगाने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। फॉर एग्जांपल, आप इन्वेंट्री आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है, यहाँ बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में आती है आपकी इन्वेंट्री। तब इन्वेंट्री के ऊपर कौन सा कंट्रोल लगता है? वेयर हाउस के ऊपर जो कंट्रोल है। इन्वेंट्री काउंट्स जो से होते हैं वो भी कंट्रोल है, आप चेक करते हो इन्वेंट्री कंप्लीट है या नहीं। उसके अलावा आपका एक बॉर्ड अगर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठाते हो वो भी कंट्रोल है, वो फिजिकल कंट्रोल है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था फिजिकल कंट्रोल। तो ये चीज़ें इसको हमने चैप्टर के आखिर में भी देखना है, इनको हमने आगे जाके देखना है। ये वाइडर कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सब्सटेंटिव टेस्टिंग और TOCs को देखना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि एग्जामिनर को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक, गुड। आगे आ जाते हैं। The use of internal control systems by the auditors, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा को मतलब इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये। तो अगर आपको ये समझ का ठीक है, अगर आपको कोई समझ नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये। और इसके अंदर आगे जाके हम बात करेंगे ठीक। आगे हम देखने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स जिनको हमने देखा हुआ है कि ये सेल साइकिल है। आप सेल साइकिल की बात करते हो, अरे क्या हो रहा है, सेल साइकिल। फिर आप बात करते हो, ये सेल साइकिल हो गया, ये 3 पेजेस पे। परचेज साइकिल है, ये भी 2 पेजेस पे 3 पेजेस पे आ रहा है। फिर पेरोल साइकिल है, इन्वेंट्री कंट्रोल्स है, बैंक एंड कैश कंट्रोल्स है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इनके ऊपर कौन कौन से लगते हैं। और फिर आप करते हो इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स, उसको तब बात करते हो कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैंने सारे पेजेस यहाँ छोड़े हैं, ऑलमोस्ट 9 पेजेस, इनको आपने पढ़ना है, खुद पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर ऐसे एक्सप्लेनेशन वाली कोई चीज़ नहीं है ये आपको। और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट इस हिसाब से कि अगर आपको पता नहीं है कि सेल्स होती किस तरह है, सबसे पहले GDN निकलता है, GDN के बाद GRN होता है, उसके बाद आपको परचेज ऑर्डर पहले निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद GDN निकलता है, गुड्स डिस्पैच नोट के आपने गुड्स भेजवा दी हैं, फिर आपका GRN नोट होता है, गुड्स रिसीव नोट, फिर वेयर हाउस से निकलता है कि हाँ हमने जो भी था प्रोसेस को रिसीव कर लिया है, जो सारी गुड्स हमने मंगवाई थी। तो इन सब चीज़ों का अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप उन पेजेस को लाजमी पढ़िएगा,
नोट्स आपके पास मैंने सेंड किए हुए हैं आपको, तो आपको पता होगा यार मैं कौन से नोट्स से रेफ़र कर रहा हूँ। पेज 85 86 से शुरू करके 94 तक आप उनको देखिएगा। कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनेट कंट्रोल्स विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो अच्छा, तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस का क्या मतलब है? एक सेकंड, अगर मैं आपको हाईलाइट करके बता सकूँ। अच्छा ठीक, दो चार्ज गवर्नेंस का क्या मतलब होता है अंदाजा? कोई आइडिया सर आपको? नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को कहते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो वो गवर्नेंस के साथ रिलेट करते हैं। इसको हमने अपने कंट्रोल के अंदर भी पढ़ा था, अपने हमने P1 में बड़ा हेवीली टेस्ट होता है। तो दो चार भी गवर्नेंस को अपने दिमाग में एक आइडिया रख लें कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कहते हैं दो चार्ज गवर्नेंस। तो आप क्या बनाते हो अपनी कंपनी के लिए? आप एक चीज़ बनाते हो जिसको कहते हैं मैनेजमेंट लेटर। क्या चीज़ है मैनेजमेंट लेटर? ये इसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, इसके अंदर एक कवरिंग लेटर होता है, इसके अंदर एक अपेंडिक्स होता है, ये सब चीज़ें आपने इसको देख लेनी है। क्या मतलब ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको यहाँ देख के समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक इसकी टेम्पलेट सेंड कर दूँगा अगर आपको नहीं समझ आ रही। ठीक है, सबसे पहली बात कि वो बताएगा कि वाई द क्लाइंट इज रिसीविंग दिस। आप सबसे पहले लिखोगे कि आपकी वजह क्या है, भाई क्यों लिख रहे हो आप एक लेटर लिखते हो, आप सबसे पहले लिखते हो कि दिस इज़ द रीज़न आई एम राइटिंग दिस लेटर। फिर एक रिक्वेस्ट है ना, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू मेंटेन योर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली, या कुछ भी। तो ये वो पार्ट आ जाता है। उसके बाद आप कहते हो तो आपने बताना है कि अब पहले आपने बताया कि यार हमने इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस ढूंढनी है आपकी कंपनी में, जो हम आपको बताना चाहते हैं, जिसको आप बेहतर कर सकते हो। मैनेजमेंट लेटर लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने जो इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस देखी हैं वो आप अकाउंट करो, उनको बताओ जाके। दूसरी सब कहते हो कि आपने क्या वीकनेसेस फाइंड की हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं कंपनी के अंदर। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है ना, तो प्रॉब्लम्स बतानी है। फिर आपने कहना है कि फिर आपने इसकी एडवाइस देनी है कि इंटरनल यूज़ कैसे करना है, शुड नॉट बी पास एनीवन। आपने किसी और को नहीं पकड़ाना होगा इसमें, किसी और को नहीं पकड़ाने शुरू होता ना, आपने सिर्फ अपनी एडवाइस उनको देनी है। पहले आपने उनको ये बताना है कि वीकनेसेस क्या हैं, फिर आपने उनको बताना है कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक, सो ये देखें, वीकनेसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, रिकमेंडेशन। क्या वीकनेस है, क्यों प्रॉब्लम पैदा हुई, कॉन्सिक्वेंसेस, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि एक चीज़ हो सा उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप रोड देख के नहीं चलोगे तो आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस है। रिकमेंडेशन क्या है, रोड देख के चलो, दोनों तरफ देख के चलो। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। सॉरी, हाँ ठीक है। ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, ये बड़ी सी एग्जांपल उसने दी है और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह मैंने इसको बताने की कोशिश की थी। एंड पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप देख लें, अगर आपको लगता है कि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, मगर इनका ऐसे मुझे नहीं लगता इनका कोई ऐसा फ़ायदा है। मगर जहाँ तक आपको चाहिए या आपने अगर किसी चीज़ को देखना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे से पूछ लें, जो क्वेश्चन आपने करना है मैं आपको पास्ट पेपर में से डायरेक्ट वो क्वेश्चन बताऊँगा और इंशाल्लाह हम उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे हमने कैसे करना है। और फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ में जो हमने दरमियान में मैंने मिस की है, या किसी भी तरह से आपको लगता है कि यार आपने मेरे से पूछना है या आपको नहीं समझ आई, तो आप काइंडली मेरे से पूछ सकते हैं और मुझे बताइएगा आपको सही लगा। और कोई रिकमेंडेशन, कोई बात, तो बेधड़क होकर जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।